बजनवा बाजे बाजा के बिना, जरला तेल जहां बिन बाती क दिया नवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जहां दृश्य दर्शक बन जाले श्रोता ही संगीत, जहां न कोई संगी साथी जब जहां करी तो हो। बजनवा बाजे बाजा के बिना, सुनाला ढोल मजीरा जहां संस बिन कनवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना। हमें गुरुजी ने इतना बढ़िया से सिखा दिया था टिंगल छंद कि हमको डर ही नहीं लगता था। थोड़ा हिंदी उंदी अच्छी होने से लोग हमको बड़ा सम्मान करते थे कि नहीं बेटा ठीक है, पढ़ते हो ना, अच्छा पढ़ते रहना। 90 में आप गाने लगे, अच्छी तरह गाने लगे। उसके बाद आपकी पढ़ाई भी चालू, क्योंकि बाद में आपने MA किया, BEd किया, फिर उसके बाद आपने PhD भी कर डाली। तो ये कैसे सब कुछ साधते तो हो? मैं GIC सेकेंड पोजिशनर था। तो हमारे गुरुओं ने, शिक्षकों ने कहा कि पढ़ना है तो इलाहाबाद निकल जाओ, बनारस के अगल बगल तुम्हारा इतना गाना बजाना होता है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। आपने अपनी शैली का विकास कैसे किया जो सबसे अलग थी? एक क्रांतिकारी मोड़ भी रहा में जिस तरीके से होता है। तो रामदेव जी ने भी दिया, विजयलाल जी ने भी दिया, काशीनाथ मिल्सी साहब ने भी दिया, और परशुराम जी ने तो बिरहा का पूरा व्याकरण ही सिद्ध कर दिया। अभी अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की, तो उसके विरुद्ध जो है पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हुआ। माने लोग अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बिरहा नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? जो चीज़ें उनके समझ में आएंगी वो बोलते हैं बेचारे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वहाँ चुप हो जाते हैं। कि आपको किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों मिल गई? बिरहा के इतिहास में डॉक्टर मन्नू यादव का जो योगदान है उसे 2 रूपों में रेखांकित किया जा सकता है। एक उद्भट गायक के रूप में, और दूसरे बिरहा के उस असंयोजित और बिखरे हुए इतिहास के पहले इतिहास रेखांकन के रूप में उनकी किताब आई बिरहा दर्शन। बिरहा दर्शन एक पठनीय किताब है जिसमें बिरहा बनारस से जो शुरू हुआ, जिसके बारे में हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर मन्नू यादव ने अपनी किताब में और दूसरे किताबों के रेफरेंस से यह बताने की कोशिश की है, और एक सफल कोशिश है वह, कि बिरहा अखिल भारतीय स्तर पर किसी न किसी रूप में फैला हुआ है। यह एक व्यापक शोध का विषय है, और यह भी एक रेखांकित करने वाली बात होगी कि बनारस का बिरहा किस दावेदारी की ज़रूरत महसूस कर रहा है, और जो दूसरी जगहों के बिरहे थे उनकी क्या स्थिति थी, किस तरह के लोग थे। लेकिन उन्होंने काफ़ी मेहनत की, और आज से 10 साल पहले वह किताब छपे हुए। इसके अलावा मन्नूलाल जी ने बिरहा का एक संस्थान भी खड़ा किया, और एक महत्वपूर्ण काम है एक यह कि बहुत सारी चीज़ें जो विलोपित हैं, जो नहीं हैं, उदाहरण के रूप में मैं यह कह सकता हूं कि बनारस के ही बिरहियों की तस्वीरें अगर किसी गायक से लेने की कोशिश करिए, मांगिए, तो उसके पास नहीं होंगी। लेकिन मन्नू जी ने उस चीज़ को भी संजोया है। उनके पास बहुत सारे गायकों की तस्वीरें हैं, उन्होंने अपनी किताब में भी उनका उपयोग किया, और बहुत सारी ऐसी अलक्षित और अदेखी तस्वीरें भी उनके पास होंगी, जखीरा होगा निश्चित रूप से। डॉक्टर मन्नू यादव गणेश अखाड़े के गायक हैं। जैसा कि सारी दुनिया जानती है कि गणेश अखाड़ा ओज और वीरता का अखाड़ा है। उसमें क्रांतिकारी गायक ही नहीं पैदा हुए, उसमें क्रांतिकारी कवि भी पैदा हुए। डुमरी गांव के रहने वाले हरिनंदन पटेल स्वतंत्रता आंदोलन की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने अपने गीतों में उकेरा है, अपना बिरहा लिखा है, और सहदेव यादव जैसे विराट गायक ने उनको गाया भी है, और इसके लिए वो मने अपमानित भी हुए, सताए भी गए। इसके इतिहास के खोजे जाने की ज़रूरत है, हो सकता है जेल भी गए हों, लेकिन उन लोगों को वह इज़्ज़त नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। डॉक्टर मन्नू यादव ने उन सारे लोगों की बहुत सारी तफसीलें बटोरी हैं, और यह निश्चित रूप से शोधार्थियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बिरहा के भावुकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आज वे पकड़ में आ गए हैं। गांव के लोग के स्टूडियो में ही आए, छत पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं।
मन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपको मेरा प्रणाम है। जो क्रांतिकारी काम कर रहे हैं, इस भोली बिसरी कहानी को इकट्ठा करके आने वाली पीढ़ी को सौंपा जाए, इसके लिए कोटि कोटि आपको वंदन है, मेरा प्रणाम है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मन्नू जी बहुपठित ही नहीं हैं, बहुभाषी भी हैं और उनके बारे में ढेरों सूचनाएं फैली रहती हैं, लोगों के ज़रिए से भी पता लगती हैं और वे खुद भी उनको प्रसारित करते हैं और हम सारे लोग खोज खाज भी लेते हैं। लेकिन मन्नू जी एक किसान परिवार में पैदा हुए और किसान परिवार से होते हुए उन्होंने शिक्षक का पेशा अपनाया और बिरहा को अपना सारा समय दिया उन्होंने, और बिरहे को लेकर उन्होंने दूर दूर की यात्रा की। तो हम वो तफसील जानेंगे जहाँ से मन्नू की शुरुआत होती है, बालक मन्नू, युवा मन्नू और फिर एक प्रौढ़ मन्नू, डॉक्टर मन्नू, जो कि आज अपना परचम लहरा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ से गुजरे। आपका जन्म जो हुआ तो वो किस इलाके में हुआ, कहाँ हुआ? मेरा जन्म मेरे ननिहाल में हुआ, चुनार चरणाद्रिगढ़ किले के ठीक 300 मीटर की दूरी पर एक महल पर मोहल्ला है। वो तो नाना के घर में मेरा जन्म हुआ। और गांव मेरा है, पैतृक गांव है काशीपुर, पोस्ट परसोधा, तहसील चुनार। अच्छा। वहाँ जन्मस्थली से ननिहाल 14 किलोमीटर की दूरी है और वहाँ मेरा काशीपुर गांव है। और जन्म के समय मेरी दोनों आँखें करीब 3-4 दिन तक बंद रही। अच्छा। एक मेरी माँ बताती है, मेरी नानी बचपन में बताया करती थी, हम नहीं हैं। तो वहाँ से चरणाद्रिगढ़ का जो किला है वो मेरी जन्मस्थली का सबसे निकट प्रमाण है। और मैं फिर जन्म के बाद अपने ननिहाल से अपने गांव आया, तो गांव में मेरा काशीपुर रहना चलना शुरू हुआ। और मेरे पिताजी और चाचा जी और बड़े पिताजी, तो बड़े पिताजी को जितने बिरहा के लोग उस समय थे बहुत सम्मान देते थे। और चूँकि हमारे बड़े पिताजी से बड़ी बुआ जी थी सिंघी ताली गांव में, तो वहाँ जो स्वर्गीय रामलाल खलीफा जी थे, जी, तो उस नाते वो हम लोगों के भैया लगते थे और बड़े पिताजी को मामा जी कहते थे। तो बिरहा का जुड़ाव मतलब कि एक तरीके से पारिवारिक ब्लड में था और शौकिया गायक थे मेरे बड़े पिताजी। मैंने जिस त्रिभुज में आप की पूरी यात्रा रही है जी, उसमें धुरंधर गायकों की भरमार भी रही। हाँ, वो लोग मामा जी कहते थे, चाहे अखाड़े की बंदिश तोड़कर, जैसे कि रामदेव उस्ताद मामा जी, तो रामदेव जी के साथ बुल्लू जी, अच्छा इनके मामा, तो वो भी मामा जी। गाजीपुर से शिवमुरत जी, जो उस समय के बर्निंग मतलब चल रहे थे कलाकार। तो और हमारे यहाँ परसोधा पे बिरहा और कुश्ती का दंगल भी होता है, अभी भी होता है। तो उस नाते लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे उनका। तो मैं इसे कक्षा 3री में पढ़ रहा था। मेरी ज़मीन है वहाँ पे जंगल में जमती पे, वहाँ दोपहर की छुट्टी होती थी तो दूर जाना पड़ता था, तो मैं वहीं चौकी पे लेट जाया करता था। एक पाल जी की मड़ी थी, तो इसे लेटा हुआ था। बगल में रिलेशन भी है, बाबू जी की 2 फुआ थी, तो रोज़ रिलेशन में जाकर खाने का, एक छोटा बच्चा तो कितना वो सेंसिटिव होगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तो नीचे मैं हाथ से कुछ ऐसे कर रहा था तो एक चुटका मिला और उस पर स्वर्गीय चंद्रिका गुरु जी की लिखी हुई एक बिरहा, गौरी गोपाल, मिले भाई बहनी बुझे दिल कैसिया, खिले प्रेम के सुमनवा हंसेला बगिया। तो उसको मैं पूरा याद कर लिया। फिर मैं गांव आया काशीपुर, वहाँ किपाही से। तो मैं बड़ा बरामदा था घर में, करीब 28-29 गाटर का, गांव में जैसे बनता है मकान। तो नया बना था, तो मैं उसी को गा रहा था। तो मैं सोचा कोई है नहीं, लेकिन बड़े पिताजी सोए हुए थे, तो उनके कान में आवाज़ लगी तो उठ कर आए। तो मैं चुप हो गया, बोला गाओ गाओ गाओ, बहुत बढ़िया गा रहे हो। तो मैं फिर गा लिया उनको। तो बोले ये तो आधा है, तो हमको क्या पता कि पूरा है कि आधा, जितना था मैं उसको गा लेता था। तो बगल के गांव में ले गए, नियामतपुर कला में। एक रामलाल नाम के थे, बेचारे वो हमारे दलित समाज से थे, लेकिन उनके पास गए, कहे इसका पूरा कर दो था गनवा। तो उनके पास गाना था, तो वो आल्हा और खड़ी लिख दिए, मतलब पहपट तक मैं गिरा हुआ पाया था बिना किसी से मिले। फिर वहीं प्रेरणा जगी, तो उसमें मैं गाने लगा। कालांतर में थोड़ा सा समय बदला, जब 5वीं में आया और जो हमको स्कूल में पढ़ाते थे
ठाकुर प्रसाद पांडे हमसे गवाने लगे और डायरेक्ट मेरा नाम जो है कि पहले शुरुआती कक्षा में 2 में लिखे थे, मैं तीसरी में दूसरी जगह गया, फिर चौथी में उनके स्कूल में आ गया तो हंसे, बोले एक गायक आ गया। तो मैं बाल सभा का प्रतिदिन अध्यक्ष बनने लगा और स्कूलों से शुरुआत हो गई मेरी और 8वीं तक जाते जाते मैं मिर्ज़ापुर मंडल का और मतलब कि लोकगीत और लोक नृत्य में एक हमको स्थान मिला। मेरा उसमें भी कहानी है कि बराबर अंक दे करके मतलब बराबर कर दिया गया तो दूसरे वाली टीम को आधा अंक दे करके हमको सेकंड कर दिया गया। अच्छा। फिर मेरा जुड़ाव उसी काल में हमारे स्वर्गीय रामधारी सिंह यादव जी से हुई। उसके सूत्रधार हमारे बड़े भैया के सगे ससुर जी स्वर्गीय रामराज यादव बिरहा के अच्छे गायक भी थे और प्रधान भी थे निर्विरोध जी। तो 1 साल 2 साल में संगीत ताली गया तो मैं बच्चा था, कोई उतनी होशियारी नहीं थी तो मैं सुनता था सबको, रामदेव जी को, मुस्तफ़ा को और उस समय लड़कों में थे श्री बालचरण यादव और बहुत कलाकार। बालचरण जो रई रई करके गाते थे? नहीं, जो बालचरण यादव हैं। अच्छा, ये जो वहाँ के चिरगामा वाले। हाँ, तो हमारे बड़े पिताजी से हमारे ससुर जी बोले जो अच्छा, बड़े वो भैया रामचरण जी। हाँ। जी ठीक ठीक। तो बोले कि आप जो है कि यहाँ बहुत भीड़ होती है, डुमरी चलिए तो हमारा साज वाज सब ले लीजिए। तो अब हम लोग को उतना वो नहीं था कि क्या हमको मौका मिलना चाहिए गाने का। तो यहाँ उन दिनों रामधारी यादव जो गायक थे उनकी असामयिक मृत्यु हो गई थी, अखाड़े में उदासी थी। तो वो गाना मैं सीखा हुआ था, क्योंकि वहाँ गया, मैं गाया तो वहाँ रामधारी गुरुजी और सब लोग मिले, बड़ा मतलब वो लोग खुशी हुई कि नहीं एक लड़का है। तो मुझे गाने लिख करके अच्छा, यहाँ से राधे श्याम पांडे और रामधारी सिंह यादव, सिया राम सिंह और राधे मोहन सिंह राही, ये कवि जी लोग थे। तो इन लोगों ने फिर हमें मतलब 7वीं 8वीं आते आते मैं पूरा दंगल पारंगत हो गए आप। हाँ, तो उनको ये छंद विधान का जो भी वर्णों का, जो मात्राओं का, जो विस्तार का, जो ककहरा का, जो बंदिश का खेल था, हिंदी न पढ़ने के अलावा मुझे गुरुजी ने पूरा सिखा दिया था। जो वर्ण गिनने की, लघु गुरु गिनने की जो अपभ्रंश हैं, ये सारी चीज़ें और रसों का स्थायी भाव, मतलब वो हमको 6वीं 7वीं 8वीं आते आते पूरा बता चुके थे। अच्छा, आपकी कई ऐसी टेक्निक हैं जिनसे आपके जो विरोधी हैं वो बड़ा असहज हो जाते हैं और वो बताते हैं कि वो टेक्निक वो गड़बड़ गा रहे हैं। ऐसा क्या है कि वो हमारा विरोधी कोई नहीं है, सब हमारे परिवार के लोग हैं। भले असहज हो जाते हैं लोग कि ये गा रहे हैं। असहज होने का कि उधर ध्यान नहीं देते हैं लोग। बाकी सारे घरानों में वो चीज़ है, सारे अखाड़ों में वो चीज़ है, सारे कवि लोगों के पास चीज़ है। और थोड़ा सा अगर अध्ययन करें, जैसे अखबार आप पढ़ लेते हैं तो उसको भी पढ़ लीजिए। बस वो असहज होने का वो स्वाभाविक कारण होता होगा, उसको हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन उसमें कोई असहजता नहीं है। तो जब आप तमाम सारी चीज़ों में पारंगत हो गए, आपको अच्छे लोगों का सानिध्य मिला और उस समय बिरहा मैंने उतार चढ़ाव की स्थिति में था, रामदेव वगैरह भी मेरा ख्याल है अवसान पर ही थे। नहीं, उस बिरहा और उस समय चरमोत्कर्ष पे था। अच्छा, मतलब 83 84 85 90 तक जो जब तक वो लोग थे, तो मेरा 83 में जब इंडिया वर्ल्ड कप जीती थी तो पहली बार मेरा नाम अखबार में आया था। वो मिठाई बांटने वाले क्रिकेट की टीम वालों ने खींच लिया, बोला ये बढ़िया से गाता है। अच्छा। और क्रिकेट की कमेंट्री में भी करता था। तो जो सोसाइटी का सब योगदान है और सभी समाज के लोग थे। एक 7-8 में पढ़ने वाला लड़का और प्रिंसिपल साहब के साथ बैठ के क्रिकेट की कमेंट्री बोल रहा हो और गाता भी हो और प्रेयर में भी गाता हो, तो उनको लगा कि उस समय ऑडियो कैसेट का ज़माना नहीं था, टेप रिकॉर्डर था, ऑडियो शुरू हुआ था। तो रामदेव जी का बहुत बड़ा प्रचार प्रसार था। तो हमारे हिसाब से उसमें क्लाइमेक्स पे था बिरहा का। मैंने आपने लगभग 90 के बाद शुरू किया। मैं 90 आते आते तो मैं सबसे गा चुका था ईमानदारी से। हाँ, मतलब कि 86 87 88 में मेरा हाई स्कूल था PNGIC रामनगर से। तो तब तक रामदेव गुरुजी से, बुल्लू गुरुजी से, और चूंकि बारात में ऐसा था कि दंगल का मुकाबला हो या ना हो, बढ़ार चलता था अपने, खास करके हमारे पशुपालन समाज में।
तो बढ़ार में सबका मंच लग जाता था किनारे से। तो हीरा चा का है, तो रामदेव गुरु जी का है, तो बुल्लू का है, तो जगन्नाथ जी का है, तो सामू का है। तो एक क्रम से एक लड़का भी है, उसका भी है। तो उसमें लोग ये नहीं कहते थे कि नहीं नहीं वो लड़का है तो वो बाद में गाएगा, मतलब क्रम से अगर आया है तो उसी हिसाब से गाने का। तो इन लोगों को सुनने का और इन लोगों के साथ गाने का, तो फिर दंगल का सिलसिला हुआ। तो बड़े कलाकार अगर कहीं नहीं खाली हैं तो यार एक लड़का है परसोधा का बढ़िया गाता है, उसी को कर लीजिए। तो इस तरीके से गाने बजाने का सिलसिला शुरू। अच्छा, इतने धुरंधर गायकों का आपने नाम लिया, इन लोगों के साथ खड़े होते हुए कभी आपको ये लगा कि मैं जहाँ खड़ा हो रहा हूँ ये सब महारथी हैं, मने इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, मुझे लड़ना है, मैं अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में जा रहा हूँ, कभी एहसास हुआ इस तरह का? नहीं, दिल की बात बताएं तो हमें गुरुजी ने इतना बढ़िया से सिखा दिया था पिंगल छंद कि हमको डर ही नहीं लगता था। अच्छा। और बल्कि मैं उसको बीच बीच में गा देता था, तो वो लोग बड़ा रिस्पेक्ट करते थे, बड़ा सम्मान देते थे कि अरे बड़ा कम उम्र का लड़का है, क्योंकि गाने उनके पास भी रहा करते थे। तो वो सोचते थे, वो जानते थे कि नहीं, चूँकि नाम इतना था घराने का कि नहीं अगर वो है, और थोड़ा हिंदी उंदी अच्छी होने से लोग हमको बड़ा सम्मान करते थे कि नहीं बेटा ठीक है, पढ़ते हो ना, अच्छा पढ़ते रहना। अच्छा, इसके बाद जैसे ये दौर है जब 90 में आप गाने लगे, अच्छी तरह गाने लगे, उसके बाद आपकी पढ़ाई भी चालू, क्योंकि बाद में आपने MA किया, B.Ed किया, फिर उसके बाद आपने PhD भी कर डाली, तो ये कैसे सब कुछ साधते तो रहे? रात में गाना होता था और दिन में पढ़ना। तो 8वीं तक मैं गांव पढ़ा, तो पिताजी से कहा कि नहीं मैं रामनगर पढ़ूंगा, PNGIC रामनगर में। तो कहें क्यों? तो हम कि यहाँ पढ़ूंगा तो फिर गाऊंगा नहीं। तो मैं 8वीं तक ही घर में कुछ सपोर्ट करने लगा। जैसे परिवार में अलग अलग बंटवारा होता है, तो पिताजी शुद्ध चरवाहा थे और उनकी चरवाही वाली लोरकी जो मैं सुनता था, तो उसी से मैं बचपन में प्रेरित हुआ। तो बोला अच्छा ठीक है, तो लंबी कहानी है लेकिन संक्षेप बता रहे। तो अच्छा रामनगर पढ़ने लगे। तो क्या कौन ऐसा विषय है कि तू रामनगर पढ़ोगे? तो बोले कॉमर्स। तो गुरु जी थे दबे जी, गिरधर लाल दबे, वो गुजरात के थे और हमारे यहाँ माधव विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के संस्थापकों में से थे। तो पूछे हमारे पिताजी कि कहो गुरु जी तो लोग जो इंटर तक कम स्कूलवा खुले हुआ एमन कौन ऐसा विषय नहीं है जो रामनगर पढ़े जाई? तो कहा क्या पढ़ते हो जी? गाय चरा रहे थे। तो हम बोले कि कॉमर्स। कहने नहीं ठीक है, उसको रामनगर पढ़ने दीजिए, हमारे यहाँ ये विषय नहीं है। तो रामनगर पढ़ने का लालच था कि कटेसर गांव है, यहाँ प्रहलाद गिरी और हमारे गुरुजी राधे श्याम पांडे और भरतलाल जी और दरा डुमरी अखाड़ा, और वहाँ से हमको गुरुजी के घर लहरतारा आने में आराम था। तो कहे अच्छा ठीक है। तो अगर पिताजी जिद कर लेते कि नहीं नहीं तुमको यहीं पढ़ना है, तो शायद बिरहा हमारा छूट गया होता। और यहाँ से PNGIC पढ़ने के बाद मैं 1 साल बिरहा नहीं गया, मैं GIC सेकेंड पोजिशनर था। तो हमारे गुरुओं ने, शिक्षकों ने कहा कि पढ़ना है तो इलाहाबाद निकल जाओ, बनारस के अगल बगल तुम्हारा इतना गाना बजाना होता है कि तुम पढ़ नहीं पाओगे। विश्वकर्मा जी तो इंस्ट्रक्टर थे NCC के। तो मैं इलाहाबाद गया। जब नंबर कम आ गया तो मैं फिर गाने लगा। अच्छा। हाँ, नंबर यहाँ मैं GIC का टॉपर था, 68.2 था नंबर। वहाँ इनका फैकल्टी मेरा नंबर 44% आया। मेरा दोस्त शुक्ला जी थे, उनका नंबर 43% आया। तो बोले, हम बोले कि यार हम देखिए गाना नहीं छोड़ेंगे, नंबर कम है जब आएगा तो गाना, और हमको सपोर्ट मिलता था पढ़ाई लिखाई में। तो बिरहा गा गा करके ही पढ़े। लेकिन 1 साल मेरा बिरहा ब्रेक था 91 में, फिर 92 से मैं शुरू कर दिया। 1 साल के 8-9 महीने का अंतराल। सारे गायकों की जो घरेलू परिस्थितियां होती हैं बहुत ऐसी रही हैं सारे गायकों की कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने माने अध्ययन को साधा और अपने स्वाध्याय को साधा, अपनी गायकी को साधा, और फिर वो आगे भी निकले। जी, ज़्यादातर लोगों की तो माएँ ही बचपन में गुजर गई जी, तो समस्याएं आती और ये तमाम सारी चीज़ें, लेकिन वो लोग निकले और अच्छा निकले। तो आपके यहाँ भी जो बता रहे हैं कि अलगौजी होने के बाद फिर सामान्य घरों में तो जाहिर सी बात है नकदी बिल्कुल ही नहीं रहती, अब बिरहा कुछ न कुछ देने लगा था उस समय तक। हाँ, बिरहा देने लगा था। और एक तरीके से वो तो घर की समस्या थी, लेकिन सामाजिक बैकग्राउंड बहुत मतलब अच्छा था। रामनगर से चुनार के बीच में कोई भी बड़ा समाज का आदमी, चाहे पहलवान हो चाहे गायक हो, तो पिताजी को गाजीपुर, सोनभद्र, ये सब लोग पिताजी, बड़े पिताजी को, तो उसका बड़ा सपोर्ट मिला कि अच्छा वो फलाने के परिवार का लड़का है, बढ़िया गाता है। तो इस तरीके से मतलब कि हमारा
आप लोगों के आशीर्वाद से समाज का ही कुछ सब कुछ दिया रहा, और हमने ये सोचा कि नहीं, पढ़ाई के साथ साथ हम बिरहा को गाएंगे। और हमारा जैसे कोई लड़का गेम खेलता है, पढ़ता है, तो मैं गाता था और पढ़ता था। हमारे साथी सोचे थे यार रात में भी कार्यक्रम करके आया है, दिन में मैं हाई स्कूल बोर्ड का पेपर दे रहा हूँ, तो उस बोर्ड में भी जो लड़का नहीं कुछ करता है उससे ज़्यादा नंबर है। तो हमें बड़ा सपोर्ट मिला कि मैं दूसरे जगह नहीं, मेरा दिमाग है, मैं पढ़ रहा हूँ और गा रहा हूँ। तो ये तमाम सारी चीज़ों में और इतने सारे गायकों के बीच में आपने अपनी शैली का विकास कैसे किया जो सबसे अलग थी? सबसे अलग थी कि मतलब मैं किसी का नकल नहीं करूँगा, मतलब मेरा जो नेचुरल चीज़ होगी, जो नेचुरल हमारी बात होगी, और जो हमारी नेचुरल, और हमारे गुरुजी ने कहा था कि देखो ये सब छंद अलंकार, पिंगल ककहरा, बंदिश अधर, जंजीरा, वर्ण नाग फांस, वर्ण शोक, कलाधर, अष्टव्यूह मंडल, ये किसी को अजमाने के लिए मत गाना। तो हमने सोचा कि अब ऐसे तो हम गा ही नहीं पाएंगे। तो उसी समय हमारा इंटर में थे, तो पढ़ रहे थे, तो हमारा बिरहा जो है कि सुड़िया पर मामू सरदार जी का दंगल होता था और बंगाल टाइगर राम और जी से हो गया। तो उन्होंने और बिरहा के लोग वहाँ जुटे थे कि आज ये गाता है तो राम और जी के सामने तो गा नहीं पाएगा। और वो भी शायरी के बड़े बहुत मर्मज्ञ थे। तो हमारे गुरु जी ने कहा जाओ जी हरि का नाम लेकर गाओ, जिससे बिरहा है वो खड़ा होकर पिंगल गाएंगे तो कोई पकड़ेगा नहीं हमारे सिवा बनारस में। तो हमको और बल मिला, कभी हमारे मंच पर बैठते नहीं थे। तो उस दिन लेकिन राही कवि और थे, आए थे, और मैं वो गाए, तो मैं उनको स्मरण करके सम्मान देते हुए उनके बाद पर एक बात मैं गणित का बोला कि का को पहले काटिए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटा। गुरुजी आपका सवाल इसी पर हल हो जाएगा और मैं सुबह हल करके दिखा दूंगा। तो जनता जनार्दन है, तो अपना पब्लिक ने ताली बजाई। तो वो खड़ा हुए तो बोले कि बेटा जाओ, जवानी में तो कोई धूर लगाने वाला मिला नहीं, लेकिन तुमको कोई धूर नहीं लगाएगा। तो सुबह बहुत सम्मान दिए, तो उनसे हमको प्रेरणा मिली। मैंने कहा कि हम ये चीज़ इसलिए गा रहे हैं कि जो लोग 55 साल 60 साल के हैं वो लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग 22 साल 25 साल 30 साल 40 साल के हैं वो लोग जानते ही नहीं छंद को। तो उनको कि बिरहा में छंद है, इसलिए वो लोग जाने, और इसका हमको जवाब सवाल नहीं चाहिए। दो आवाज़ों का मैं जिक्र करना चाहूँगा, एक रामदेव की और एक विजय लाल यादव की। इन दोनों की आवाज़ें गाते हुए बदलती हैं, लेकिन काशीनाथ MLC और आपकी आवाज़ बदलती नहीं है। जिस सुर में बोलते हैं उसी सुर में गाते भी हैं। अब गाने को कितना उठा लें अलग बात है। तो और ये दोनों का ज़माना माने एक तरह से दोनों के साथ साथ ही लगभग आप लोगों का ज़माना है। तो उसमें अपनी शैली का मेरा तात्पर्य यह है कि जो केवल मन्नू गा सकते हैं, दूसरा नहीं गा सकता, वो कौन सी चीज़ थी? नहीं, वो जिनका नाम लिए हैं लोग बहुत ही सम्मानित थे। उनका अलग एक व्यक्ति का अलग अलग स्थान था, और जो फ्लुएंसी होती है, मतलब स्पीड से बोलने की जी। तो अगर आदमी अंतर आत्मा से बोल रहा है तो उसकी फ्लुएंसी हमेशा कंटिन्यूटी बनी रहती है। और कहीं जैसे कि कोई सोच के बोलने वाला है, या किसी को कोई बताए तब बोले, बस मेरे दिमाग से यही अंतर हो सकता है कि मतलब यही डिफरेंस हुआ करता था। मतलब जितना शब्दकोश है तो उसको भर्राटे के साथ पढ़ देना जी। और बाकी बहुत नाम है उन लोगों का, और हमने तो सभी लोगों से मैं सीखा हूँ। तो काफ़ी कुछ विजय लाल जी से भी सीखने को मिला है जी। और रामदेव गुरु जी को तो हम लोग सडनली गुरु जी निकल ही जाता है, और अंतिम समय में बहुत कार्यक्रम। और MLC साहब से जो व्याकरण और उच्चारण थी तो पंडित परशुराम यादव और काशीनाथ जी से। तो परशुराम भैया का बहुत बड़ा योगदान था, इसलिए कि वो 9वीं में जब था तो B.Ed कर रहे थे, और मेरा दंगल औड़िहार के बगल में बिहारीगंज डगरा पे था 9वीं कक्षा में। तो बोले हमारे उस्ताद ठालू चाचा से कि थोड़ा बच्ची कदे बढ़ा गई हैं, हमार माइक्रो टीचिंग है। उनके मुँह से मैं सबसे पहले माइक्रो टीचिंग सुना था। अच्छा। हाँ, लेसन प्लान बना करके ब्लैक बोर्ड पर खड़ा पढ़ाएंगे, पीछे जजिंग होगा। तो अच्छा हम चाचा से कि अच्छा ये टीचर भी हो जी हैं कुछ दिन में और बिरहा भी, तो हम भी पढ़ेंगे। मतलब ये अनुसरण का एक रास्ता था जी। तो विजय लाल जी हम लोग के साथ में आए, मतलब कि बनारस में तो मैं जैसे बढ़ार में दंगल में गा चुका था। उसके बाद मैं नाम सुनता था, सदरू पहलवान जी चर्चा करते थे कि
मैं तोहरे नहीं, अरे वो बहुत बढ़िया गवैया है, वो अपनी गाजीपुर के ठेठ भाषा में बोलते थे, विजया कहते थे। तो 93 में 92 में फिर मुलाकात होने लगी हम लोगों की। मैं 90 की बात बता रहा हूँ। तो एक क्रांतिकारी मोड़ भी रहा में जिस तरीके से होता है, तो रामदेव जी ने भी दिया, विजयलाल जी ने भी दिया, काशीनाथ मिल्सी साहब ने भी दिया, और परशुराम जी ने तो बिरहा का पूरा व्याकरण ही बदल दिया, सिद्ध कर दिया। तो एक चीज़ मुझे बताइए आप, मैं लगातार अंबेडकर नगर से लेके प्रयागराज और प्रतापगढ़ के साथ साथ जो है बनारस और आसपास के ज़िलों में घूम रहा हूँ, तो जो बोलियों का विभाजन है उसके साथ साथ जो लहजे का विभाजन है और उसमें गायकों का जो सौष्ठव है, जैसे मुझे लगता है प्रयागराज के लोगों को हैदर अली जुगनू को लेकर इतना ऑब्सेशन है कि वो यहाँ के लोगों का कोई उठान मानने को तैयार नहीं होते। जबकि मैं कहता हूँ कि कलाकारों का मूल्यांकन आप उस तरह से मत कीजिए कि इनकी मालियत इतनी है तो उनकी उतनी है। कलाकारों का मूल्यांकन करने का पैमाना दूसरा ही होना चाहिए। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। परशुराम जी ने अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा वक्तव्य उनका होता था और शिष्ट तरीके से उन्होंने चीज़ों को रखा। लेकिन परशुराम अपने दौर में बहुत अपनी शैली के लिए जाने के बावजूद उनका मूल्यांकन नहीं हुआ ठीक से। ऐसा लगता है आपको? नहीं, आप अन्यथा नहीं देंगे, उनका मूल्यांकन है। मैं इसलिए नहीं कि आपकी बात का मैं काट नहीं रहा हूँ, उनको मूल्यांकन करने की एक श्रेणी अलग है ना। जिसे लोग बिरहा सुनते हैं तो वो जमाना था कि वो रामदेव उस्ताद के सामने परशुराम ही टिक पाते थे, परशुराम ही गाते थे, तब समाज का पूरा मूल्यांकन था। और रही बात हैदर अली और उनके में तुलनात्मक अध्ययन, नहीं, मैं हैदर अली और उनकी तुलना नहीं कर रहा। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि परशुराम ने जो बिरहा को दिया उसका वैल्यूएशन अभी नहीं हुआ, ये कहना चाहता। अच्छा, हाँ, आपसे सहमत है इस बात से कि वैल्यूएशन का मतलब है कि जब उसमें दर्शकों की, चाहने वालों की श्रेणियां हो गई। अब कोई स्नातक से ऊपर का व्यक्ति है तो उसके दिमाग में वो परशुराम जी का मूल्यांकन तगड़ा होगा। फिर नीचे जितने नाम हैं उनका मूल्यांकन बहुत अंतर हो जाएगा। और हम चूंकि उसी समाज के साथ हैं जहाँ की उसके नीचे की संख्या मिलती है हमको, तो लोगों को लगता है कि नहीं, परशुराम जी का मूल्यांकन उस स्तर से नहीं हुआ। और उसका कारण था कि लोगों को जुड़ने के लिए कुछ ऐसा प्लेटफार्म चाहिए। तो बिरहा में इतनी व्यस्तता हो जाती है कि उस तरीके का प्लेटफार्म लोगों को नहीं मिल पाता है और लोग सोच भी नहीं पाते हैं। और जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि कहीं आप नाच करा दीजिए और कहीं रामायण करा दीजिए, तो नाच में ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो बस ये डिफरेंस है, बाकी वो जीवंत है। एक जैसे मैं अभी जब बराबर बात कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है बिरहा का मूल्यांकन बिरहा की तरह से नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे घटक उसमें आ गए कि उनके आधार पर उनको आंका जाने लगा। लेकिन अब जैसे हर व्यक्ति को आप अलग अलग कसौटियों पर कसेंगे तो सब पर वो खरा नहीं उतरेगा, कुछ पर जो है वो कमज़ोर भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और होता ही है, यही कला की ताकत है कि वो एक तरफा होती है और बहुत ताकतवर होती है। ये जो अभी बिरहा जहाँ पहुँच गया, अभी तो वही जो आप कह रहे हैं, नौटंकिया अभी तो वो कहाँ तक जाएगा? देखिए, ये समाज का बदलता स्वरूप है, लोग इसको कहाँ तक ले जाना चाहते हैं। अब उसमें लोगों का ये भी भ्रम होता है कि रागिनी में कुछ नहीं था, रागिनी में तमाम इंस्ट्रूमेंट आए, लोग चल करके गाने लगे डुएट, तो रागिनी बची रही। पंजाबी गीत में भी ये सब चीज़ें आ गई, लोकगीत में भी सब अब चलने लगा। अब बिरहा का निखालिस पारंपरिक परिधान, पारंपरिक पहचान, और उसके वजह से अब थोड़ा इधर से भी नाच और उधर से भी नाच। तो जो टीनेजर है उनको लगेगा कि थोड़ा आनंद आ रहा है, लेकिन जो बिरहा का रीढ़ था, जो बिरहा की बैकबोन कह लीजिए, तो उसमें वो कहीं जीरो हैं। 1-2 घंटे के लिए बिरहा हुआ, पता लगा 3 बजा, उसके बाद आदमी सब चले गए।
तो उसका सवाल का जवाब रोमांचकारी और हाजिर जवाबी चीज़ जो है कि लुप्त होने के कगार पे है, बल्कि नाराज हो जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था, लोग सुबह मिल के बात करते थे। जैसे पहले बिरहा दिमागों को उर्वर बना देता था, बिल्कुल जैसे लगता था ना कि आप बिरहा सुनते थे तो कुछ और सोचने लगते थे, कुछ आपकी कल्पनाएं जागृत हो जाती थी। बहुत सारे जो मुकाबले होते थे खासतौर से पौराणिक चरित्रों और ऐतिहासिक आख्यानों को लेकर, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से मनुष्य को चलायमान कर देती थी। अभी वो चीज़ें गायब होती जा रही हैं, तो जब वो चीज़ें गायब हो जाएंगी तो बिरहा की भूमिका क्या रह जाएगी? हाँ, ये तो संकट का दौर ही है। इसमें सभी लोगों को, समाज के लोगों को भी सोचना चाहिए, आयोजकों को भी सोचना चाहिए, गायक भाइयों को और गायिकाएं बहनों को भी सोचना चाहिए, लिखने वाले लेखक गण को भी सोचना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का एक संक्रमण काल चल रहा है कि फिर आप कितनों जानते हों और कितनों विद्वान हों, कितनों बड़ा प्लेटफार्म पे आप काम कर चुके हों जहाँ लोग बिरहा को न जानते हों। कई 1 दर्जन से ऐसी स्मृतियाँ हैं जहाँ बिरहा पहली बार हुआ है, लेकिन अब वो जो नया लड़का नाच करके आ रहा है उसके सामने 5,000 10,000 लोग झूम रहे हैं, तो वो हमारी मूल्यांकन क्या करेगा? उसको परशुराम से और मंगल कवि से, डॉक्टर मन्नू यादव से और विजय लाल जी से, श्री ओम प्रकाश जी से, या बालचरण यादव से, राम विनम टोपी वाले से, बाकी जितने कलाकार हैं, चंद्रकिशोर पांडे से और रामविलास पांडे से, मतलब उसको क्या समझ है? कवियों की भूमिका को लेकर जो है आप क्या सोचते हैं? कवि अगर लिखेगा तो गायक गाएगा, क्योंकि गायक तो कठपुतला है ना। बिल्कुल। तो आप कवियों के बारे में क्या कहेंगे? कवि लोगों को तथ्य प्रमाणिक, और जब आपकी बात आगे जा रही है और आपने कवि लोगों की बात की, तो कवि के रूप में हमारे गुरुजी बताते थे कि आज के कवि लोगों को पता ही नहीं होगा कि किन अक्षरों से रचना शुरू करने पर दोष होता है और किन किन अक्षरों पर अभ्रंश होता है, और रामायण या महाभारत में अपनी कोरी कल्पना भिड़ाकर लिखने पर किसी भी तथ्य पर मतलब असामयिक मौत होता है, इतना दोष पड़ता है। कि बिरहा आप वही गाएं जो आप खुद सुन सकें, दूसरे लोगों को सुनाकर रील बनाने और उस पर व्यूज बढ़ाने का जो रोग है, मनोरोग है, मुझे लगता है उससे थोड़ा बचने की ज़रूरत है। संपूर्ण रूप से उससे संपूर्ण रूप से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं वो भी वही चीज़ आपकी माँ, बहन, बेटी, रिलेशन, रिश्तेदार, इष्ट मित्र वही तो सुनेंगे, तो फिर आपका मूल्यांकन कैसे होगा? मैंने उपलब्ध सामग्री ही सुनेंगे और वही उपलब्ध है। हाँ। तो एक गलत चीज़ है। तो क्या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया भारत में कुछ ज़्यादा ही अति पर पहुंच गया है? सोशल मीडिया अगर सकारात्मक रूप से चले तो सही है, अगर नकारात्मक रूप, सांस्कृतिक प्रदूषण अगर फैलाया जा रहा है उसका वातावरण, तो टोटल सोशल मीडिया गलत है। मैं दुबई गया था भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम में, वहाँ पे कोई सोशल मीडिया का काम नहीं है, अपना अपना काम है। वहाँ का जो रेजिडेंसर है वो अपने के लिए काम कर रहा है। तो इस तरीके से कई और देशों में ऐसे चीज़ें हैं कि बैन है वो सब सारी चीज़ें। यहाँ बिल्कुल फ्री है, चाहे जो भी कुछ करो हाईलाइट हो जाओ। अच्छा, बिरहा में एक और चीज़ मैंने देखा कि लकीर का फ़कीर होने की जो स्थिति है, जैसे अब स्थितियाँ बहुत बदल गई। मैंने अगर आप देखिए पिछले 30 वर्षों के भारतीय जीवन में तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। वैचारिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी जो बहुत पीछे रहे हों वो बराबरी में आ गए, कन्फ्रंट कर रहे हैं। अभी अमित शाह ने डॉक्टर अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी की तो उसके विरुद्ध जो है पूरे देश में प्रदर्शन शुरू हुआ। माने लोग अब बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन बिरहा नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा? बिरहा के लोग भी बोलते हैं, उनको बिरहा के लोग वहाँ तक समझ जाएं तो बोलें। जो चीज़ें उनके समझ में आएंगी वो बोलते हैं बेचारे, और जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो वहाँ चुप हो जाते हैं। डॉक्टर साहब देखिए, आप ऐसे सुनिए, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, गाड़ी घोड़े से चल रहे हैं और कह रहे हैं आप समझदारी वहाँ नहीं है। वहाँ समझदारी उनको नहीं है, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमको क्या करना है। भाई यहाँ भी कूदना चाहिए लोगों को। ये समझदारी आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। हर चीज़ का, जो चीज़ गलत है उसको बिरहा गलत कहता था, जो चीज़ सही है उसको बिरहा सही कहता रहा है। और इसीलिए जब देश मेरा गुलाम था, सर अब्राहम ग्रियर्सन लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया लिख रहे थे
तो उन्हें मिला कि राम के लड़ैया में ना पैबे रौड़वा चाहे कितना होबे बलवान, और सोनवा के लंका तोर माटी में मिल जाई तोड़ दी है राम जी गुमान। तो 2 लाइन में क्या संदेश है? यश हो, धन हो, ज्ञान हो, संपत्ति हो, मान हो, सम्मान हो, हाँ, चरमोत्कर्ष हो, पर आप हों, अगर अहंकार करेंगे तो देख लीजिए 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती। अच्छा, एक चीज बताइए, बहुत अच्छा आपने प्रसंग छेड़ दिया। हनुमान जी ने लंका जलाई, राम ने तो जलाई नहीं। राम का तो कोई योगदान नहीं है लंका को भस्म करने में, हनुमान जी ने जला दी। दूसरी चीज, जब लंका जल गई तो विभीषण को उन्होंने कहाँ का राजा बना दिया था? वो लंका में धर्मशास्त्र का ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन वो स्थान था ना, चाहे जो भी, और ना किसी ने इस चीज को देखा है। तो जो भी ईरा रहा हो, या सोने का लंका रहा हो या न रहा हो, लेकिन हमारी सनातन धर्म में मान्यता है लोग कहाँ जाएंगे? अरे गाने जाएंगे रामनवमी में, गाने जाएंगे काली पूजा में, गाने जाएंगे दुर्गा पूजा में, गाने जाएंगे हनुमान जयंती में, गाने जाएंगे जन्माष्टमी में। तो आप अपनी संस्कृति को लेकर जाएंगे कहाँ अगर सबको नहीं मानेंगे? तो ये भी तो है एक क्षरण, आपकी लोक कला का भी तो क्षरण हो जाएगा ना। एक चीज और भी और मैं बता रहा हूँ, अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। तो जो भी भस्म रहा होगा, जो भी वहां की आवाम रही होगी, आखिर राजा तो वहीं का न बना होगा, वहीं का न विभीषण राजा होगा। इस तरह की तार्किकता, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, सामू यादव से हमने बातचीत शुरू की तो उन्होंने कहा भाई हरिश्चंद्र कोने घाट के वो थे, डोम कहाँ नौकरी किए थे, इसको कोई नहीं बता पाया। तो उसके बाद मैंने उन्होंने जो तथ्य रखा वो तथ्य काबिले गौर था, वो बिरहा का प्रेजेंस ऑफ माइंड था। हाँ। और अभी बिरहा का प्रेजेंस ऑफ माइंड गायब है। हाँ, उसके कारण है ये जो पूरा मामला है। आप सही जगह पहुंचे हैं। देखिए, किसी भी देश, राष्ट्र, धर्म, कला, संस्कृति का उत्थान या विकास या उसका बड़ापन, वो सब सामूहिक सारी चीज़ों को ले करके ही होता है। अच्छा, अगर ये जो चीज़ें आपके सामने आज दिख रही हैं, वो चीज़ें अगर नहीं आगी, जिसे तो एक लर्निंग में चैप्टर है कि मतलब कि खींच कर भी व्यक्ति सीखता है कुछ। सीखता तो देखिए हर व्यक्ति है। हाँ, मैंने गुआली नगर जा रही है ऐसे और किसी आदमी का पैर पड़ गया वहाँ, तो रास्ता बदल लेगी, सीखती है कि आगे रास्ता नहीं है, क्योंकि जो उसका कद है और जो दूसरा पाँव है उसमें चढ़ने की गुंजाइश नहीं, वो मुड़ के चली जाती है। सीख तो हर आदमी रहा है, लेकिन वो एहसास नहीं कर पा रहा है कि वो सीख रहा है, समय उसको सिखा रहा है। चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ इंडियन सोसाइटी, जैसे कि मैं छंद अलंकार पिंगल का कह रहा बंदिश गा रहा हूँ, अब नया वाला लड़का है और उसका नाम भी है, वो बेचारा जानता भी नहीं है, तो अब हम चाहेंगे भी नहीं कि उसको हम मतलब कि कुरे दें। लेकिन अगर कोई पब्लिक सुनती है कि भैया अच्छा बिरहा से कोई मतलब ना है गादा के तोहार बड़ा पॉपुलर हो, कुल आधा दर्जन देश में घूम गोले हुआ, तो अगर मैं गा दिया तो नाराज हो रहा है। अब जबकि वो चाहे अगर, तो मैं उसको खुद ही सिखा सकता हूँ कि अच्छा ये मैंने गा लिया ना, अब तुम ऐसे गा लेना। एक पहले के कवि जो थे, वो चंद्रिका कवि जी लिखते थे तो प्रहलाद गिरि जी से बात होती थी, प्रहलाद गिरि जी लिखते थे तो चंद्रिका जी से बात होती थी, सियाराम लिखते थे तो प्रसिद्धन जी से बात होती थी, प्रसिद्धन जी लिखते थे तो मितवा अवध बिहारी जी से बात होती थी। जितने भी लोग, तो ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ी बाउंड्री खड़ी हो जाती है। आज वो चीज़ें हैं, आज वो चीज़ें हैं कि मतलब कि सारी मतलब सहनशीलता, तो एक तरीके से जो एक समाज का जो एक बदलता स्वरूप है, अब चाहे जिन कारणों से हो, तो यही चीज़ें आ रही हैं घूम फिर करके कि हम उसको कैसे, हाँ, जो बिरहा का पैनापन था, जो 2 पंक्तियों में वो हृदय में धंसने वाली बातें लिखी जाती थी। डॉक्टर हरदेव बाहरी जी ने अपने शब्दकोश में लिखा, जो लाहौर विश्वविद्यालय के थे प्रोफेसर, जो उनका हिंदी शब्दकोश था, उन्होंने लिखा ना कि बिरहा 2 पंक्तियों वाला वह लोक छंद है जो अपनी अभिव्यक्ति को 2 ही पंक्तियों में पूर्ण कर। लेकिन देखिए, मैं उन तमाम सारे हिंदी के स्वनाम धन्य और प्रख्यात विद्वानों की बात नहीं करता। मैं यह मानता हूं कि बिरहा के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में बिरहे के विकास को देखना जरूरी है। और आप बाकी कविताएं तो देखिए, एक रद्दा होता है, जैसे मिसरा कहते हैं ना जिसको उर्दू में, वो एक रद्दा है, दूसरा रद्दा उस पर रख दिए तो थोड़ी सी ऊंचाई बन गई, तो वो चीज़ है। लेकिन वो एक समय में था। खड़ी बिरहा जिस जमाने में हुआ करता था, उसके बाद से कितना ड्रास्टिक चेंज हुआ है। पता नहीं कितने लोग आए गए, एक से एक लोग गाए और चले गए।
कांड गायकी जब आई तो उसने आख्यानों को छोड़ दिया, और अभी मैं देख रहा हूँ कांड गायकी खत्म हो गई है। सोशल मीडिया जो आया तो उसमें से कांड गायकी गाया, अब कोई कांड नहीं गा और रहा। डांस गायकी हो गया है कांड के जगह। तो ये जो तमाम सारे परिवर्तन हुए हैं, उन परिवर्तनों को देखने की ज़रूरत है कि वो क्यों हो रहे हैं, उसका क्या असर पड़ रहा है, समाज किस तरीके से सीख रहा है। लेकिन वो कौन सी ताकत है जिसमें बिरहिया न सीखने को तत्पर है न उसके, लेकिन नाच रहा है उसके इशारे पर। वो उनका जो सामने का जो चश्मा है ना, वो भी उतरा नहीं है, और जिस दिन उसकी मिठास मिल जाएगी तो उनको ऐसा, मैं बता रहा हूँ कि जो आप किसी भी समाज के जहाँ तक क्रिकेट की कमेंट्री लोग सुनते हैं, जहाँ तक हिंदी मूवी देखते हैं, वहाँ तक बिरहा के लोग फैंस होते जाएंगे। लेकिन आप वैसा अपने को बनाएंगे तब, नहीं तो उसी एरिया में जो बाउंड्री है उसी एरिया में खींचे खिंचाए रह जाएंगे। फिर अगला अगर कोई आदमी वहाँ जा रहा है तो आप उसको ब्लेम करेंगे कि नहीं इस टाइम ऐसे है तो इस टाइम ऐसे है। आप जो दो बातें कह रहे हैं कि चश्मा उतर नहीं रहा, इसका मतलब गायकों और कवियों के ऊपर जो है वो पुरानापन लदा हुआ है, वही दृष्टि है, वही विजन है, उसी के आधार पर वो कर रहे हैं। इसका मतलब उनकी अयोग्यता यहाँ साबित होती है। नहीं, तो ये चीज़ चश्मा उतरने का मतलब मैं पुरानेपन से नहीं है, वो जो आज की चकाचौंध है वो वाला चश्मा है। अगर पुराने वाले चश्मे को लगा लेंगे, छंद अलंकार बंदिश का कहरा को लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा प्रयोग करेंगे, तब उनको पूरा एलिट समाज नोटिस करेगा। एक और चीज़, जैसे बहुत सारी लड़कियां गा रही हैं छंद का कहरा। अब ककहरे में कई बार मैं देखता हूं कि जो हम किताबों में देखते हैं, इसमें देखते हैं, पहले के लोगों का कुछ सुना, उसमें काफ़ी गड़बड़ियां भी पाई जा रही हैं। हाँ, तो वो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से बिरहा अपने पुराने ग्रेस को छोड़ चुका है, बहुत सारी प्रवृत्तियों को उसने छोड़ दिया। अब आख्यान गायकी नहीं है उस तरीके मैं की, समझ गया, इतिहास नहीं है, जी जी, है? और कोई भी कांड नहीं है, कथानक बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, छोटे मोटे या पहले के कोई पुराना बिरहा गा दे तो अलग बात है, नया तो ऐसा लिखा नहीं जा रहा है। उसका बस सीधा साधा जवाब यह है कि वो जो व्यावसायिक दौर है उसका, मतलब व्यावसायिक दौर है, और जबकि चाहें तो उसमें भी उनका व्यवसाय चल सकता है। मतलब सोचने का है, इट इज वे ऑफ लाइफ, आपको जीना कैसे है। अब जीने का मतलब यह है कि जो चीज़ मूल्यों के साथ जुड़ी है और जिसको टॉप टू बॉटम हर सोसाइटी के लोग पसंद करते हैं, अगर उसको आप ले के चले, बीच का रास्ता ले करके चलते हैं, तो आपके लिए पूरा का पूरा मैदान बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई अब तो डीडी नेशनल पे, डीडी दूरदर्शन पे, डीडी भारती पे अगर 10 मिनट 1 घंटे अगर किसी कलाकार को बुला करके और सरकार उसको 8 कैमरे लगाती है और इंफ्रास्ट्रक्चर करती है, 16-17 आदमी रहते हैं और उसको आने जाने में 2 से 2.5 लाख 3 लाख रुपए खर्च करती है, तो ये एक दिन के बिरहा का कहीं मूल्य है ये? और उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं है। नहीं, उनका तो नार्म है ना। हाँ, उस नार्म को अगर आप पूरा नहीं करेंगे, निकाल के बाहर कर दिए जाएंगे। और नहीं तो उसको वैसा बनने के लिए एक ही आदमी को क्यों बुलाया जाएगा? आप 25 लोग ऐसा तैयार रहिए। क्लासिकल म्यूजिक में जैसे 25 लोगों को पद्म श्री, 25 लोग को पद्म विभूषण, 25, तो आप 25 लोग बनकर के ऐसा तैयार होंगे तब ना, कि अकेला चना कितना भार फोड़ेगा। ये मुझे बताइए कि अभी जैसे आपने किताब भी लिखी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आपको किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली और क्यों मिल गई? जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं लाइब्रेरी में बैठता था, ढूंढता था, तो कोई ना कोई हमसे बात करने आ जाता था। हिंदी का विद्यार्थी, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी हूँ, 10 तक केवल हिंदी पढ़ा हूँ। जो भी छंद अलंकार है सब गुरु जी का देन है, रामधारी सिंह यादव जी का, सियाराम जी का, हमारे स्वर्गीय राधे मोहन सिंह राही जी का, और समाज के लोगों का, जितने भी कलाकार साथी हैं, सभी लोगों से मैं कुछ सीखता हूँ। सबकी अच्छी चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। तो मैं देखा कि बिरहा इतना बड़ा ग्रियर्सन का कलेक्शन है। प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली, उन्होंने जोर देकर कहा कि मन्नू लिखो, लिखो, नहीं तो कोई इसको जान नहीं पाएगा। हम कि क्यों? कह मैं आता हूँ, टी सीरीज में जाता हूँ, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, सभी बड़े बड़े लोगों से मिला, मुझे कोई 1 घंटे का समय नहीं दे पाया। और जो बेचारे समय दिए वो गा तो बड़ा अच्छा लेते हैं, लेकिन उसको बता नहीं पाते थे। तो तुम अगर नहीं लिखोगे तो कौन लिखेगा? बस तो उनकी बात हमें लगी, तो मैं 4 साल तक तो मैं मैटर जुटाता रहा। मैंने प्रेरक वही हैं, प्रेरक वही हैं, डॉक्टर ओम प्रकाश प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती, स्वयं वर्धा अंतर्राष्ट्रीय हिंदी
विश्वविद्यालय में हमारे गुरुजी डॉक्टर सोहन लाल यादव हरिश्चंद्रा में प्राचार्य थे, अब सेवानिवृत्त हो गए हैं। तो जब पीएचडी लगा करने तो मैं सोचा कि नहीं, अब पीएचडी के बाद तुरंत 2002 में पीएचडी जमा किया। उसके बाद मैं समूह जुटाते जुटाते मुझे 10 साल लगा, तो 14 में मेरी वो किताब आई। तो 14 में किताब आई तो पहले मैं जिनसे पूछता था वो लोग नहीं बताते थे कि हो सकता है आपने गाना बजाने के लिए लगा। जब किताब आ गई तो बता रहे हैं कि इसमें हमारा नाम छूट गया है। हाँ अच्छी बात। हाँ, तो रात को मदिरा पान करके वहाँ गालियाँ वालियाँ भी सुननी पड़ी। तो हम बोले कि गुरुजी इसमें लिखा गया है कि इतने परिश्रम के बाद अगर किसी का नाम छूट रहा है तो अगले अंक में आएगा, उसके लिए लेखक क्षमा प्रार्थी है। तो क्षमा तो मैं पहले से मांग चुका हूँ। नहीं, देखिए आपकी किताब में जो बहुत उल्लेखनीय चीज़ है, जैसे आपने सारे अखाड़ों की छाप कैसे रखी जाती है उसका विवरण दिया है, और कोई भी व्यक्ति ये जान सकता है कि कुसुम पराग कौन कहते हैं, कौन जो है गुरु स्वामी कहते हैं, कौन गुरु बिहारी गुरु रमन कहते हैं, कौन लोग हैं, क्या है। एक तो ये, दूसरी चीज़ उसमें मुझे लगा कि जो सब लोगों की टेरियाँ और धुनें हैं उनका जो संकलन आपने किया वो एक ऐतिहासिक काम है, महत्व बहुत उसका बहुत है, और उसी के ज़रिए से लोगों का अंदाज भी पता चलता है और मिजाज भी पता चलता है। तो ये तो निश्चित रूप से एक बड़ा काम है। और लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस किताब में आपका जोर इस बात पर है कि बिरहा की व्याप्ति देश में तो है ही, उसकी व्याप्ति थोड़ा और आगे चली गई है समुद्र के पार, और वो व्याप्ति इसलिए गई कि लोग मौलिक बिरहे गाते थे। मैं मॉरिशस का एक उसमें चैप्टर डाला हूँ। और अभी वो मौलिक बिरहे हैं क्या? ये कोई गा सकने की हैसियत रखता है मौलिक बिरहा? बिल्कुल गा सकते हैं लोग, गांव में खोजना पड़ेगा। और जो मॉरिशस के जितने बोल हैं उसे तो आपके आशीर्वाद से हम ही गा देंगे। और चूँकि मैं वहाँ जाकर उस जीवन को जिया, देखा, समझा, मनोरंजन का साधन ही वहीं हुआ करता था। और यहाँ हमें कुबेर चंद मिश्रा जी ने बताया, आजमगढ़ कटसौली के निवासी, कि बेटा जाना तो शिवसागर राम गुलाम की प्रतिमा को प्रणाम करना। अब बिरहा का हर व्यक्ति तो ये बात जानेगा नहीं, तो उसके लगेगा कि गप है। तो हम बोले क्यों गुरुजी? तो बोले कि जब मैं गया डेलीगेशन में कि तो हमसे खुद पूछे कि कौ स्वामी मिश्र जी राउर बिरहा के का हालचाल बा। तो कहें आप इतना देश के प्रधानमंत्री, उसमें प्रधानमंत्री थे वो, और आपके बिरहा से का लेना ना देना है? तो कहे हम फार बजा के बिरहा गोले बनी। हाँ, क्या बात है। तो मेरे दिल में लगा कि नहीं, अब तो मुझे सडनली, मैं गया उस स्टैचू को प्रणाम किया कि ये जो करताल बजाने वाले हैं इस देश के राष्ट्रपति भी बने। अच्छा, करताल तो आप भी बड़ा बढ़िया बजाते हैं और बड़ा घुमा के बजा देते हैं कभी कभी। नहीं, ये करताल साधने की कला कैसे सीखी आपने? तो करताल वो बजाने से ही आती है, उसका बिरहा में जैसे करताल मुझे अगर उसका देखा जाए तो 2 लोहे का जो संगीत निकलता है उसकी लय तो बड़ी उटपटांग होती है, लेकिन धीरे धीरे करताल ने अपनी एक अलग छवि बना ली। उसमें मोहनिया के हमारे स्वर्गीय बड़े भैया राम नारायण यादव जी तो कई हाथ करताल बजाते थे। उनके सुपुत्र हैं ब्रिजमोहन यादव बिरहा में हैं, और श्री विजयलाल यादव भी बहुत अच्छा ढंग से करताल बजाते हैं। हाँ, तो इन्हीं लोगों के संगत में जैसे कि छोटे में थे तो मैं सीखता रहा, और हमारे ठालू उस्ताद जी करताल और झाल बजाते थे। तो उसको एक ट्यून का है जैसे कि उसमें जब लगता रहेगा उसके बाद हाथ से छोड़ना है, और अब आप जितना एक्सपर्ट हैं उतना अच्छा हाथ बजा पाएंगे, और सीधा भी बजा पाएंगे, उल्टा भी बजा पाएंगे। कितनी देर में हाथ दर्द करने लगता है? नहीं, वो जब एक रॉ में जब आती है ना बिरहा, जब बिरहा का क्लाइमेक्स होता है तो उसमें करताल उठ ही जाता है। लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि बहुत ऐसे कलाकार हैं, नाम हो गया है, लेकिन करताले नहीं बजाने आता है। ये भी चीज है। तो मैंने कुछ कलाकारों को एक ही हाथ से करताल बजाते भी देखा है। बस एक ठो हिलाना है, एक ठो लड़ाना है, और उसी में जो मात्रा, जो लोग जानकार हैं, जो साधक हैं, जो प्रतिदिन कुछ न कुछ करते हैं, वो अच्छा बजा लेते हैं। एक जो मैंने आजकल मैं देखता हूँ कि साजिंदे बाजिंदे इतने ज़्यादा मैंने आक्रामक तरीके से बजाते हैं कि बिरहिए का स्वर तो गायब हो जाता है। हाँ, ये कैसा मैंने चलन है? ये चलन जो है कि कलाकारों के साथ थोड़ा सपोर्टिंग हो गया है कि नहीं, अब दम खम खत्म है तो नीचे से अब तो बिरहा भी शुरू कर रहे हैं टेरी वाले। हाँ, और स्वर भी ले रहे हैं साथ में, चीखते तो इतने ज़्यादा हैं। और उस चीखने वाली परंपरा से जो अब थोड़ा सा पढ़ा लिखा समाज के आदमी है तो उसको खराब लगता है। तो अब ये चीखने वाली परंपरा मतलब सीधे सीधे एकदम प्रयाग तक हावी है, जबकि अभी जितने भी स्वर्गीय पद्म श्री हीरा लाल जी का, राम कैलाश जी का, या जितने रामदेव हीरा बुल्लू, जितने भी
लोगों का, काशी पासी जो उनका बरसाती राजभर का पुराना चीज़ सुनेंगे, मोहन प्रधान जी का, या तो नहीं मिलता है। अभी भी कुछ कलाकार हैं जिनके से हम लोग रोक देते हैं पीछे से। अब पब्लिक को लगा कि यार वो वाली पार्टी बड़ा तेज चिल्ला रही है, मैंने और ये वाला शांत है। बिरहा आगे चले, साजिंदे पीछे चले। हाँ। अभी साजिंदवा भाग के वहां चले जाते हैं, बिरहा बेचारा पीछे ही रह जाता वो है। तो इतना उटपटांग बोलते भी हैं ना कि क्योंकि जो मंच, जो नौटंकी, जो भाण मंडली वाला था वो घुस के बिरहा में आ गया। तो अब कुछ लोगों का बिरहा जो होता है। आजकल यूट्यूब पर मैं देखता हूँ ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं, यौनिक शब्दों का प्रयोग करते हैं, और मैंने हमेशा दो अर्थी, और दो अर्थी का मतलब यह है कि अब जाहिर सी बात है, मनुष्य के शरीर में जितने छेद हैं उन्हीं छेदों में करताल घुसेड़नी है। तो ये तो बहुत गड़बड़ मामला है, लेकिन ये चल रहा है ये। हाँ, ये अपना अपना काम है। जो लोग इससे पसंद करते हैं उनके लेकिन श्रोता उस टाइप के हैं। लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे में आपको डर नहीं लगता कि आपकी फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी? नहीं, सुकर्मों से सुनाम और कुकर्मों से कुनाम। अगर लेकिन कुकर्म करने वाले को लोग तुरंत जान जाते हैं। जैसे अभी मैं बाहर निकलूं और 15-20 लोग को गोली से मार दूं, तो फ्रंट पेज पूरा टाइम्स पत्रिका सब जगह आ जाएगा। और मैं फिर जो माइलस्टोन वर्क कर रहा हूं उसके लिए मुझे 40 साल 42 साल लग सकता है। तो अब उनका जीने का रास्ता है कि हमको अच्छा कुकर्म वाले को कुख्यात होना है और सुकर्म वाले को 40 साल लगेगा तो सुविख्यात होना है। तो सस्ती लोकप्रियता के लिए गीत में, संगीत में, राजनीति में, व्यवसाय में, हर जगह वो कुकर्म करने वाले लोग हैं। और इसी युग में नहीं है, सतयुग में देवताओं का सुकर्म तो दैत्यों का कुकर्म, त्रेता में राम का रावण का, मतलब कोई भी ईरा रहा हो तो रहे हैं लोग ऐसे लोग। अब बिरहा खुद ही जो है, देवताओं की जितनी बख्शिया बिरहा ने उधेड़ी है, शायद किसी कला रूप ने नहीं उधेड़ी होगी। मने ऐसा कोई देवता नहीं है जिसके 6-6, 10-10 चेहरे चित्रित न किए हों बिरहे ने। मैंने अलग अलग अखाड़ों ने अलग अलग तरीके से देवता और धर्म के मामले में मैं अपने को अलग कर दूंगा, इसलिए कि वो विषय हमारा बिरहा का है। और बिरहा आखिर आयोजन होगा कहाँ, इसको भी तो देखिए। अच्छा, ये मुझे अगर देवी का श्रृंगार नहीं होगा तो कितना बारात होगा, कितना तेरही होगा, कितना बरही होगा कि बिरहा। बारात तो गायबे हो गई है। हाँ, अब ये अब ज्यादा से ज्यादा जो है, मैंने आप अगर बढ़िया आयोजन हो, क्या बोलते तिलक उलक का, हाँ। तो बिरहा हो सकता है। तिलक में लोग इतने परेशान रहते हैं और कि बिरहा होगा ही तिलक नहीं। में लेन देन का मामला ये होता है कि गिनने में ही मगन है, तो बिरहा नहीं। अब बारात में डीजे ऑर्केस्ट्रा होगी और डीजे वाला नाचने के लिए मार करेगा, बिरहा वाला सॉन्ग। रही बात तेरही की, तो कुछ बिरहिया तेरही का। अब मुझे आश्चर्य हुआ कि विजय लाल यादव ने कहा कि देवताओं के खिलाफ है तेरही न करना। अब मुझे लगा कि ये कहाँ ऐसा कह रहे हैं, जबकि गाजीपुर में भी कई लोगों ने तिरही का विरोध करके श्रद्धांजलि सभा, उसमें बिरहा हो सकता है। उसमें जो है, तो बिरहा तो एक आत्मा को उद्वेलित करने वाली चीज है, उसमें हो सकता है। लेकिन वो कह रहे तेरही नहीं करेगा, देवता के खिलाफ होगा, देवताओं के नहीं, खिलाफ। समाज में सामाजिक संदेश प्रवाहित करने का सबसे सस्ता, विश्व का सबसे सस्ता उपकरण और लोक संगीत में बिरहा का नाम आता है। पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्म शैली है जी। तब ने ग्रेसन लिखा ना, बिरहा इज ए वाइल्ड फ्लावर, मेनी ओकेजन आर फंक्शन अडॉप्टेड बाय नॉर्थ इंडियन पीपुल विथ स्मॉल ट्रूथ फॉर सोशल मैसेज इन सोसाइटी। हमारी अंग्रेजी अगर गड़बड़ हो तो उसको, अब इतने बड़े सामाजिक उपकरण को अगर आप कहीं एकांगी बना देंगे तो उसके उस कला के साथ अन्याय होगा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये जो बहुत सारी परिस्थितियाँ हैं, बहुत सारी स्थितियाँ हैं, नए नए हालात हो रहे हैं। कैसेटों में बिरहा आया, फिर अब यूट्यूब पर चला गया। कैसेटों में बिरहा आया तो बिरहियों का मूल्यांकन भी हुआ और मूल्यन भी हुआ। यूट्यूब आया तो यूट्यूब पर तो कुछ भी बिरहा के नाम पर परोसा जा रहा है। जी, आप ऐसा क्या कर देंगे जिससे कि उसका एक रास्ता, माने उसकी ग्रेस की तरफ जाए? क्या करना चाहते हैं आप? हम अपने पुराने बिरहा को, पुराने छंदों को समसामयिक रूप से नए परिवेश में, नए धुनों में, जो समसामयिक चल रहा है उसमें मैं करता हूँ। और मुझे उसका स्वांतक सुख है और पारिवारिक सुख है और आर्थिक सुख है, सब मिल रहा है, बड़ी परिपूर्ण है। मैं अपने सही रास्ते को लेकर के चलता हूँ और मैं अनुसरण किया हूँ। और जो भी लड़का ऐसा करेगा उसका कोई पीछा नहीं करेगा बिरहा में। लखनऊ से पटना के बीच में जो लोग गा लें बजा लें,
आपके चेले कुछ हैं इस तरह के जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे चेले हैं, और एक चेला तो मेरा नेशनल अवार्डी हुआ है, कौन? अशोक कुमार, जौनपुर का। अच्छा अच्छा, हाँ, वो अंग्रेजी में भी बिरहा गाता है। बाप रे बाप। हाँ, हाँ, तो ठीक, एक काम मिला। एक मेरा चेला है बबलू बावरा, हाँ और एक मेरा चेला है जो है कि यहाँ से आता है अर्जुन यादव, शिक्षक भी है, जौनपुर? नहीं, गाजीपुर से। और 2-3 चेले, मतलब लगभग करीब 50-51-52 चेलों की श्रृंखला है। मैं यही बताता हूँ कि देखो, अब वो बिरहा का दिन नहीं रहा कि तुम 1.5 महीने लगातार गाओगे। बड़हार भी खत्म हो गया, लोग अब वो हो गया, अब तेरही वरही में भी कहीं कहीं अपना विरोध हो रहा है। तो अपने को ऐसा बनाओ कि जो सरकारी चीज़ें हैं, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है, इलाहाबाद है, और ये जो संस्कृत निदेशालय है, सूचना विभाग है, उसके बाद केंद्रीय संचार ब्यूरो है, इन सब जगहों में अपना अपना अटैचमेंट करोगे तो कुछ भी अच्छा, और आपको चीज़ें मिलेंगी। देश काल में परिस्थितियाँ बदलती है, तो उस चीज़ों में आपको पूछ हो जाएगी, आपको काम मिलेगा। और बाकी अगर साफ सुथरा रहेंगे तो ऐसी बात नहीं है, सही सही श्रोता भी लोग हैं, तभी नहीं तो हम लोग, हमारा भी रहा तो दम बंद होना चाहिए। एक नाचना भी नहीं है, अश्लील गाना भी नहीं है, कमेंट भी नहीं करना है, नीचे से टेरी वालों को छुट्टा भी नहीं बोलने देना है, न कोई एंडमंड बोलेगा, तो हम लोगों का तो बिरहा बंद हो जाना चाहिए। लेकिन IAS, IPS, PCS, प्रोफेसर, लेक्चरर, एडवोकेट, पत्रकार बेचारे कराते हैं। तो आप अपने को ऐसा बनाएंगे तो आपका फील्ड खुला हुआ है। वो भीड़ की तरह की फलाने ऐसा कर तो हम ऐसा करब, तब वही जैसे फलाने कुछ यहाँ रहता हूँ कुछ जीवा। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत धन्यवाद देने से पहले एक आपका बहुत ज़बरदस्त गाना जो बजनवा बाजे बाजा के बिना एकदम उद्भट तरीके से आपने गाया है, और मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम की शुरुआत में उसको बजाया जाए, उसको लगाया जाए। और ये बिना साज बाज का है, एकदम प्राकृतिक आवाज़ में, तो आप उसकी तरफ जाएं और उसको सुनाएं। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जरला तेल जहाँ बिन बाती क दिया नवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जहाँ दृश्य दर्शक बन जाल श्रोता ही संगीत। जहाँ न कोई संगी साथी जब जहाँ करी तो हो। बजनवा बाजे बाजा के बिना, सुनाला ढोल मजीरा जहाँ संस बिन कनवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जरला तेल जहाँ बिन बाती क दिया नवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जहाँ न वर्षा गर्मी जाड़ा चौमुख परमानंद। जहाँ न कोई राग रसोइया भोजन का आनंद हो। बजनवा बाजे बाजा के बिना, दिखाला जगमग जगमग जहाँ बिन नयनवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना, जरला तेल जहाँ बिन बाती क दिया नवा। बजनवा बाजे बाजा के बिना। डॉक्टर मन्नू से काफ़ी बातें अभी होनी हैं। एक चक्र पूरा हुआ है और अभी दूसरा चक्र शुरू होगा कुछ दिनों के बाद। मन्नू जी के साथ जब बात की जाए तो उनके अनुभवों का ज़ख़ीरा नोचने के लिए उनको कुरेदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई पीढ़ियों के साथ उनका साहचर्य रहा है, उनको मिला है अपनी पूर्ववर्ती पीढ़ियों से जो ज्ञान, अपने समकालीन और अपने परवर्ती पीढ़ियों को भी उसी रिश्ते से वे चला रहे हैं और बहुत कुछ दे रहे हैं, बहुत कुछ ले रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण का जो पूरा दायरा है उसको काटने का काम लगातार डॉक्टर मन्नू यादव कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, कह भी रहे हैं और किताबों की तैयारी भी कर रहे हैं, संग्रहालय भी बना रहे हैं। मन्नू यादव खुद एक विभूति हैं बिरहा जगत की। समय आपने दिया, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। बिरहा के बगिया फले फूले, इसी के लिए प्रयास है।